कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। अगर हमारे इरादे बुलंद होते हैं तो मंजिलें भी झुका करती है। तो दोस्तों, हमेशा अपने इरादों को बुलंद रखिए, अपने लिए एक मंजिल, एक गोल तय करिए और उसके लिए कड़ी मेहनत करने में जुट जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस कायनात में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपकी मंजिल से मिलवाए ना। तो दोस्तों, मेहनत करते जाइए और सफलता के फल खाते जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता प्रधान। आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। आज के इस शो में हमारे साथ में एक बड़े ही उम्दा कलाकार मौजूद हैं। वे आर्टिस्ट हैं, वे एक वैदिक चित्रकार हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं रामू रामदेव जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम धरती धुरारी में। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया अपनी बात पब्लिक से साझा करने के लिए, कला प्रेमियों से साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हमारा भी सौभाग्य है कि आज आप इस सेट पर हमारे साथ में हैं। बहुत से आपसे बातें वैदिक कला के बारे में, वैदिक चित्रकारी का कारिता के बारे में आपसे जानने को मिलेगी। जानना चाहूँगी सर कि बचपन आपका कैसा रहा, कहाँ बीता, कला चित्रकारिता की तरफ आप कैसे बढ़े, कैसे रुझान रहा आपका? बचपन में मैं पिताजी को चित्र बनाते देखा करता था जी। ओरिजिनली मेरे पिताजी रियल चित्रकार थे, हालांकि वो आयुर्वेदाचार्य रहे, आँखों के स्पेशलिस्ट थे, तो वो आँखों के चित्र बनाया करते थे जी। और आँखों की छवि किस में नज़र आ रही, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो बादाम हो, चाहे वो आम की गुठली हो या कुछ भी हो, उन्हें बस आँखों बनाने में विशेष था जी। और उस ज़माने वो हेमा मालिनी की आंखों के बड़े दीवाने थे तो वो आंखें उनकी भी बनाया करते थे। तो इस तरह से उनको काम करते हुए देख करके मैं भी, मेरे बड़े ब्रदर भी आर्ट के प्रति हमारा रुझान बढ़ा जी। तो हम ये कहें कि हमारी पहली जो स्टेज है वो ये है। और उसके पीछे पिताजी एक बड़ी कहानी बताते हैं। वो ये बताते हैं कि जब हम 4 भाई हैं, हम चारों नेशनल अवार्डी आर्टिस्ट हैं, तो वो ये बताते हैं कि जब हम पैदा नहीं हुए तब उससे पहले वो जब चित्र बनाते उनके मित्र के यहाँ जा कर के वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने, जब वो जयपुर में रहते थे, तो उन्होंने गोविंद देव जी से प्रार्थना की कि कम से कम मेरा एक बेटा हो और वो चित्रकार हो। तो गोविंद देव जी महाराज ने उनकी सुनी और हम चारों बेटे पारंपरिक चित्रकला के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। तो सच्चे मन से मांगी हुई कोई भी अरदास वो भगवान जरूर पूरी करता है। तो इसका जीता जागता उदाहरण हम चारों भाई हैं और हमारे पिताजी ने गोविंद देव जी मंदिर में अरदास की थी, तो उसका हम फल हैं। जी बिल्कुल, सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम सभी भगवान को पूछते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं और सच्चे मन से अगर भगवान से कुछ मांगो तो वो ज़रूर हमें देते हैं। बस आस्था हमारी सही होनी चाहिए, हमारे कर्म हमेशा सही होने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा है सर आज आपके साथ में जुड़कर। जानना चाहेंगे सर पारंपरिक लघु कला के बारे में। ये चित्रकारिता है क्या, इसकी तरफ आपका रुझान आपके पिताजी को देखकर गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब जानने में। तो एक आम जनता को अगर हम समझाना चाहेंगे तो ये कला क्या है? जो कला मैं करता हूँ, जो हम चित्र बनाते हैं, वो भारतीय पारंपरिक चित्रकला है जी, जिसे इंडियन मिनिएचर पेंटिंग भी बोलते हैं। मिनिएचर शब्द दिया है अंग्रेजों ने, क्योंकि जब यूरोप में, लंदन में आप देखेंगे तो 20-20 फुट बड़ी पेंटिंग्स होती है, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती। और यहाँ जब वो इंडिया आए, उन्होंने देखा कि यहाँ हमारी छोटी सी गीता है या जैन स्कूल की पेंटिंग्स है, गीत गोविंद है, दुर्गा सप्तशती है, तो ये छोटी छोटी पेंटिंग श्लोक के आधार पर पेंटिंग चित्रित होती थी। तो मैन स्क्रिप्ट के साथ में चित्र बनाए जाते थे, तो बहुत लघु होते थे, बहुत छोटे होते थे। तो इसीलिए इनको लघु चित्रण या मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है जी। इसमें हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत तरह की शैलियाँ हैं। अगर पहाड़ी इलाका है तो वहाँ गुलेर है, चंबा है, बसोली है, इस तरह के। राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो यहाँ जयपुर शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली जो पूरी दुनिया में फेमस है। तो हमारे हाड़ौती, मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़, ये और इनकी भी उपशैलियाँ बहुत सी हैं। तो ये जहाँ के जो लोग थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने वहीं बैठकर चित्रण किया, तो उनकी एक अपनी एक स्टाइल हो गई जी। क्योंकि उस समय जयपुर के आर्टिस्ट जोधपुर नहीं जाते थे, जोधपुर के जयपुर में नहीं आते थे, तो उनकी जो कला में महारत थी वो उनकी एक स्टाइल बन गई और वो जोधपुर स्कूल बन गई।
लेकिन जब मुग़लों का अंत हुआ तो वो आर्टिस्ट दरबार छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में फैले। तो कांगड़ा शैली का विकास हुआ, जयपुर राजस्थान में अगर वो आए तो किशनगढ़ शैली, जयपुर में मुग़ल शैली का प्रभाव हुआ। तो एक मुग़ल आर्टिस्टों के साथ में उन्होंने हिंदुत्व पेंटिंग बनाने शुरू की, गीत गोविंद बनाए उन्होंने, दुर्गा सप्तशती बनाई उन्होंने, राग मालाएँ उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, राजा महाराजाओं के जीवन के दिन भर के क्रियाकलाप हैं उनके बारे में, उनके कोर्ट सीन बनाए, और नल दमयंती जैसे और भी कुछ हमारी कहानियाँ हैं उसके आधार पर उन्होंने बहुत से चित्र बनाए। तो ये सब के सब लघु चित्र शैली के अंतर्गत आते हैं। ये अलग बात है कि वो जयपुर स्कूल में बने हैं या जोधपुर स्कूल में बने हैं या कांगड़ा शैली में बने या डेक्कन स्कूल में बने, साउथ स्टाइल में बने, तो सब अपने अपने स्टाइल के आर्टिस्ट ने बनाए हैं। तो ये सारी भारतीय पारंपरिक चित्रकला कहलाई जाती है। जी, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है जान के कि आप हमारी भारत की जो पारंपरिक चित्रकला है उसको बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपने विचारों को आप उसको ड्रॉ करके उसको बताते हैं। ये बहुत ही सराहने वाली बात है। भारत तक ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी आपने काफ़ी ट्रैवल करा है और वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया है, और बहुत सी जो अलग प्रमुख पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने भी आपके काम को सराहा है। तो वो एक्सपीरियंस आपका जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हाँ, जयपुर राज परिवार से मैं 1997 में जुड़ा जी, और वहाँ पर विश्व के तमाम दिग्गज लोग आया करते थे और अभी भी आते हैं जी। और भारतीय पारंपरिक चित्रकला अगर उन्हें भेंट करनी है या उनका चित्र बनाना है तो राज परिवार ये सौभाग्य मुझे प्रदान करते हैं। और इन कड़ी में सबसे पहले प्रिंस चार्ल्स को 2 बार मैंने एस्कॉर्ट किया। हालांकि राजमाता पद्मिनी देवी साहिबा ने उस समय मुझे कहा कि आपको अंग्रेजी आती है क्या, तो मैंने कहा भाई हमें अंग्रेजी पेंटिंग को समझाने तक आती है, बस इतना ही हम जानते, ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब प्रिंस चार्ल्स आए पेंटिंग के बारे में आप ही बताएंगे जी। तो जब प्रिंस चार्ल्स आए तो उनके पास 70 देशों के साथ में मीडिया साथ में थी, और हमने एक सिटी पैलेस के जो प्रीतम निवास है वहाँ राजस्थान की तमाम जो बारीक कलाएं, चाहे वो जूती बनाने की हो, ब्लॉक प्रिंट की हो, जयपुर की मीनाकारी का हो या ब्लू पॉटरी हो, ट्रेडिशनल आर्ट पेंटिंग हो या आरी तारी का काम करने वाला हो, मूर्ति कला हो, सभी कलाओं को एक मंच पर हमने रखा और प्रिंस चार्ल्स को हमने वहाँ पर विजिट कराया। और उनका 1 घंटे 10 मिनट का टाइम फिक्स हुआ, जिसमें 10 मिनट हमारे लिए था आर्टिजन्स के लिए, और 1 घंटे का टाइम जो था वो था राजस्थान के राजे रजवाड़े के जितने बड़े बड़े लोग पधारे थे उनसे मिलने का। आप ये देखिए, मुझे हिदायत दी गई कि इनको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रोकना है, लेकिन वो एक पेंटिंग को समझने और देखने में ही 10 मिनट लगा दिए उन्होंने। भाई हमने अलका साहब पूछा क्या करना है, तो बोले भाई इनकी रुचि है तो इनको जैसा चाहिए वैसे करने दो, जैसे इनको मन के मुताबिक, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो वो उन्होंने प्रिंस चार्ल्स, अब तो किंग चार्ल्स हो गए, एक एक चीज़ को समझा, बारीकी से समझा और उसकी मेथड को उन्होंने जाना। और उस समय काफ़ी उन्होंने उनकी जो लंदन के अंदर प्रिंस चार्ल्स की चैरिटी है शॉप वगैरह, उनके लिए भी हमें बहुत सी चीज़ें दी बनवाने के लिए। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात रही। अब हिलरी क्लिंटन हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, या और भी तमाम जो बड़े बड़े लीडर यहाँ आते हैं, उनसे हमें मिलने का बड़ा सौभाग्य मिला राज परिवार की वजह से। तो हमारी कलाएँ यहाँ से उनके घर तक पहुँची। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, और जो चित्रकारिता है ये बहुत ही खूबसूरत कला है। इस पे हम हमारे विचारों को एक पन्ने पे उस खूबसूरत तरीके से ड्रॉ करके लोगों को आकर्षित भी ये कला बहुत करती है और हमें अच्छा भी लगता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्कूल टाइम्स में ड्रॉ करना सिखाते हैं। मुझे भी मेरा बचपन याद है, कभी हम बोट बनाते थे, कभी हम ट्री बनाते थे, और जब वो कला हम हमारे पेरेंट्स को दिखाते थे तो वो बहुत खुश होते थे। तो वो उस छोटी सी बात को अगर मैं आपकी चित्रकला से रिलेट करूँ तो बहुत ही खूबसूरत लगता है जानने में। और आपको तो
वैदिक चित्रकला में महारत हासिल है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर ये वाली सभी बातें आपसे जानकर। जानना चाहेंगे सर, आपके वर्कशॉप्स में ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है जो आप अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, क्योंकि आप सिर्फ भारत के स्टूडेंट्स को ही नहीं, विदेशों से भी काफ़ी स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हैं। और जब ऐसा समय आया था कि हमारा कोरोना पीरियड चल रहा था, तभी भी आपसे भी वार्तालाप हो रही थी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा आपसे जुड़े थे। तो वो समय आप जानना चाहेंगे। देखिए, यह 3-4 प्रश्न आपने एक साथ कर लिए। जी। सबसे पहले तो हम बच्चों को जब पेंटिंग बनाना सिखाते हैं तो हम बोलते हैं लाइन की प्रैक्टिस करें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फाइन लाइन ब्रश होती है। और मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, जो सीखने के लिए आते हैं उनको ये कहता हूँ कि अगर भारतीय कला सीखनी है आपको तो उसकी आत्मा तक जाना होगा, उसकी आत्मा को छूना होगा। और भारतीय पारंपरिक चित्रकला की जो आत्मा है वो है लाइन, पावरफुल लाइन, फोर्सफुल लाइन, रिदम है उस लाइन में, उसमें एक लय है, गति है, और मैं कहता हूँ नृत्य करती हुई लाइन है फ्लो के साथ में। तो वो चीज़ मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले ड्राइंग करना आना चाहिए, तो वो ड्राइंग करते हैं। उसके बाद में हम फिर उनको कलर फिलिंग सिखाते हैं, शेडिंग, फिनिशिंग। ये तो ये हमारी, अब जैसे सिटी पैलेस में हमने सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है जी। उसमें हिंदुस्तान भर से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एवन की विदेशी भी आते हैं। और जो सिटी पैलेस में घूमने आते हैं वो भी इन कलाओं को देखते हुए, चाहे जयपुर घराना कथक हो, जयपुर घराना ध्रुपद हो, डुंडाड़ी स्टाइल पेंटिंग्स हो, बांसुरी वादन हो, फ्रेस्को आर्ट जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है जी। और ये जो ठीकरी वर्क है, कांच का काम, ये हम सब सिखा रहे हैं। तो उन लोग जो म्यूज़ियम देखने आते हैं, तो जब वो देखते हैं ये सारी कलाएँ यहाँ बनती हुई, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो वो 1 या 2 दिन के लिए आते हैं, तो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं क्या हम भी 1-2 दिन के लिए बैठ कर सीख सकते हैं क्या। और हम उनको बिल्कुल जगह देते हैं और उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। और कुछ विदेशी महिलाएं तो अगर घूमर हो रहा है, कथक हो रहा है, तो वो टूरिस्ट समझा रहा है और वो अपने एक्शन करती रहती हैं वहाँ उन बच्चों को देखते हुए या गुरुजनों को देखते हुए, और कई बार तो वो उसमें शामिल भी हो जाती हैं। तो वो एक हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम हमारी पारंपरिक कलाओं को विदेश तक फैला रहे हैं। और इसकी वजह कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला हुआ हमें जी। क्योंकि जो टूरिस्ट खूब आते हैं सिटी पैलेस में, तो वहाँ आते ही वो पारंपरिक कला से रूबरू होते हैं। इसलिए मैं भी और जो घराने हैं उनसे भी निवेदन करूँगा, चाहे वो जोधपुर हो, उदयपुर हो, इस तरह की कलाओं, वहाँ की लोकल जो पारंपरिक कला हैं उनको सपोर्ट करें, उनको इसी तरह से मंच प्रदान करें। चाहे बीकानेर में हो, सारे राज परिवार वहीं के लोकल आर्टिस्ट को अगर सिटी पैलेस में या अपने राजमहल में जगह देंगे, तो मैं समझता हूँ ये जो डाइंग आर्ट है, जो वेंटिलेटर पर है, और उसमें संजीवनी का काम करेंगे। तो मैं आज आपके माध्यम से उन राजघरानों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो वहाँ के लोकल कलाकारों को प्रमोट करें, जैसे कि जयपुर राजघराने ने प्रमोट किया है। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ आपने पूछा कोविड पीरियड। कोविड पीरियड पारंपरिक कलाओं के लिए सबसे दर्दनाक, पूरे विश्व में हर व्यक्ति के लिए था, लेकिन चूंकि टूरिस्ट ट्रेड पर जो आधारित जितना भी बिजनेस है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। तो अब करें क्या। तो हमारी एक मित्र है मधुवंती घोष, जो आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो में क्यूरेटर है जी। तो उन्होंने कहा रामू जी आप कुछ ऑनलाइन क्लासेस शुरू करिए। तो मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं है। उन्होंने बोला जूम है, ये मेरे सब समझ से परे थे, क्या चीज़ है ये। तो मैंने बच्चों से पूछा तो बोला हाँ मैंने कुछ ऑन जूम पे क्लासेस ज्वाइन कर रखी है। तो बोले ठीक है, इन बच्चों को आप साथ ले और शुरू करिए आप। तो 10 दिन हमने प्लान किया कैसे करें, क्या करें। तो हमने एक सब्जेक्ट चुना और बसोली स्टाइल का भगवान राम का, उस पर मैंने ड्राइंग किया, उसकी वीडियो बनाया और उसके स्टेप बाय स्टेप एक 7 दिन का वर्कशॉप हमने रखा। तो हमने सोचा 20-30 बच्चे आ गए तो हमारा वर्कशॉप अच्छा मानूंगा मैं। आप यकीन नहीं करेंगे इतने शॉर्ट नोटिस में 70 कंट्रीज़ के बच्चे आए, 200 से ज़्यादा। 70 कंट्रीज़, 70 देशों के बच्चे आए। इसलिए कला की कोई बॉर्डर नहीं होती बिल्कुल। और कला के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए जिसको सीखना है वो आते हैं। तो अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप से हो, मुस्लिम कंट्री से, इवन कि पाकिस्तान में
पारंपरिक कलाओं की यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के जो लेक्चरर और प्रोफेसर और टीचर्स थे उन्होंने भी मेरी क्लास ज्वाइन किया। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो इसलिए मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हम हमारी कला के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं और इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती। तो ये एक कोविड पीरियड ने हमको ये चीज़ सिखाई और यही वजह है कि मैंने सीक्रेट्स ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग के नाम से कुछ यूट्यूब चैनल बनाए फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग वो देखते हैं और फिर काम करते हैं और सीख भी रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे फ़ोन भी कर देते हैं। जो लोग मेरे पास नहीं आ पाते उनके लिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर जानकर कि आप अपने ऑनलाइन चैनल्स के माध्यम से भी जो दूर दूर से बच्चे जो नहीं आ पा रहे उनको सिखा रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ के वो सीख रहे हैं। और कोविड पीरियड में आपको नॉन एक्सपेक्टेड था कि इतने सारे बिल्कुल लोग आपसे जुड़ेंगे। सर ये बात तो बहुत हमें खुशी देती है कि भारत के साथ साथ जो विदेशी बच्चे हैं वो भी इस आर्ट में, या बच्चे हैं या आर्ट की कोई उम्र नहीं होती, बड़े बच्चे सभी इसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और करने में उत्सुकता भी अपने दिखाते हैं। जानना चाहेंगे सर, आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं हमारी कला के लिए, आपके आदर्श कौन रहे? मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद रहे। अरे वाह सर। और मेरे को मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे पहला अवार्ड भी वहीं मिला। स्वामी विवेकानंद के जन्म वो शताब्दी पर, उनकी जयंती पर पोस्टर प्रतियोगिता रखी गई थी 13 जनवरी को। और मैं उस समय कहीं किसी आर्ट शोरूम पे काम करता था, तो मैं जा रहा था तो वो बैनर पढ़ा हमने कि स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर पोस्टर प्रतियोगिता। तो मैंने जाके देखा तो बोले अभी छोटे बच्चों का है, आप 2 बजे आइए। तो मैंने कहा चलो 4 घंटे क्यों वेस्ट करें, कुछ कमाई ले। वहाँ जाके नौकरी करी हमने, हाफ डे में हमने वहाँ छुट्टी करके हम वहाँ पहुँचे। हाथ में कुछ रंग ब्रश थे नहीं हमारे पास में। और जब वहाँ गए तो जयपुर के तमाम कॉलेज के आर्ट स्कूल के बच्चे वहाँ पर थे, आर्ट लवर वहाँ थे। तो मैं पहले तो राउंड किया कौन क्या बना रहा है। उसके बाद में वहाँ जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने बोला भैया आपको बनाना है तो आप भी कोई सीट लीजिए और बनाइए। तो मैंने एक सीट ले ली और उसके बाद में जो बच्चे बना चुके थे सब कुछ उनके जो कलर्स बचे थे, ब्रशेज़ मैंने इधर से मांग के काम किया। और मैंने जब वो पेंटिंग बना करके उन्होंने सबमिट कराई, आधा घंटा लगा होगा। तो उसी समय हाथों हाथ जजिंग होनी थी जी। तो जो 101 बच्चे थे उनकी पूरी पेंटिंग्स को ज़मीन पे बिछा दिया गया। फिर 100 से 50 की, 50 से 25 की, 25 से 15 की, 15 से 7 की, और वो 7 में से अब 3 सेलेक्ट करने थे। तो उन सब में मेरी पेंटिंग सेलेक्ट होती रही। और लास्ट में फिर बोला अब 7 में से 3 करनी है। तो बोले 3rd, 2nd और 1st लेना है हमें। तो पहले 3rd को निकाला, फिर 2nd को निकाला। और जब 1st रामू रामदेव का नाम उन्होंने अनाउंस किया तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद के जन्म जो उनकी जयंती मनाई जा रही थी उस पर मुझे अवार्ड मिला। और एक और उनसे जुड़ी हुई है कि आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो ने मुझे इनवाइट किया था लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, वर्कशॉप और आर्टिस्ट इन रेजिडेंस के लिए। तो जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने 100-125 साल पहले भारतीय संस्कृति पर बिल्कुल उनका विश्व प्रसिद्ध जो भाषण है वो दिया था, वहीं पर उसी जगह फुलेटन हॉल जी, आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो में एक हॉल है जिसका नाम फुलेटन हॉल है। उसी जगह पर मुझे बताया गया मधुवंती घोष ने कि यही स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दिया था। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मुझे लगा वाह, उनके हमारे आदर्श ने जहाँ 100-125 साल पहले यहाँ स्पीच दिया था भारतीय संस्कृति पर, धर्म पर, आज मैं उसी जगह बैठकर भारतीय कला पर और उसकी तकनीक पर मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। और मेरे सामने बहुत सारे आर्ट लवर बैठे हुए थे, आर्ट स्टूडेंट्स थे, वहाँ के क्यूरेटर थे और म्यूज़ियम का स्टाफ था। तो ये वहाँ वो प्रश्न कर रहे थे और मैं जब उत्तर दे रहा था तो मुझे बड़ा गर्व का महसूस हो रहा था। तो ये भी एक मेरे जीवन में नहीं भूलने वाली घटना है। जी बिल्कुल। और स्वामी विवेकानंद जी के तो व्यक्तित्व से हम सब बहुत कुछ सीखते हैं और आप तो उनका एक सर एग्जाम्पल हैं कि आपने कैसे उनके व्यक्तित्व से सीख कर। और हमने लिखा उनमें जागो उठो अपने गौरव को प्राप्त करो। बिल्कुल सर, जागो उठो तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त ना हो। और एक और हमने नीचे हमने जो चित्र वो बनाया था जिसमें मुझे अवार्ड मिला, नीचे समुद्र बना है, बहुत
ब्रह्मांड टाइप का, उसके ऊपर पृथ्वी थी, पृथ्वी के ऊपर भारत का नक्शा और भारत पे स्वामी विवेकानंद और हमारा तिरंगा लिए हुए, और नीचे हमने लिखा कि वो जो परिस्थिति के विरुद्ध जाकर कार्य करे उसी में चेतना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत तो ही खूबसूरत हम कोट है। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आती है, मैं उन सब को अपने पावर के रूप में यूज़ करता हूँ। अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश करता है ये काम मत करो, और मुझे लगता है ये काम 100% सही है, तो मैं वो करता हूँ। आप सोचिए, मैंने रंगरीत की स्थापना की थी 1996 में। जी बिल्कुल सर। इस उद्देश्य से की थी कि भारतीय पारंपरिक कला को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि ये वो दौर था जब गुरु लोग से कुछ पूछते थे तो वो ब्रश रख दिया करते थे, कलर नहीं बताते थे, या ब्रश पकड़ते कहते ये भी नहीं बताया करते थे। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ कि जब मुझे सीखने में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आने वाले समय में क्या होगा, ये कला खत्म हो जाएगी। इसलिए एक तो मैंने सीक्रेट्स ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग बनाई और ये रंगरीत की स्थापना की। ये मेरी संस्था है और इसके माध्यम से ही मैंने बच्चों को पिछले इतने सालों से गुरु शिष्य परंपरा से उनको भारतीय पारंपरिक चित्रकला सिखा रहा हूँ। तो उसमें बच्चों को ये फ़ायदा हुआ कि हम पेंटिंग सीखें कैसे, बनाएं कैसे, उसकी बारीकी आपने उनकी बारीकियाँ क्या है, उनकी खूबसूरती क्या है। तो उसके लिए मैंने 5 सिद्धांत भी दिए बच्चों को कि सीखने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले तो मौन, आपकी ब्रश चलनी चाहिए, मौन व्रत रखें जी। दूसरा प्राणायाम करें, जिससे सांस रोकेंगे तो आपका श्वास अंदर ज़्यादा रुकेगी तो उतना ज़्यादा लाइन फोर्स होगा। तीसरा हमने बताया गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, वो बहुत जरूरी। चौथा हमने बताया ईगोलेस, अगर आप में घमंड है या कुछ है तो आप कोई आर्टिस्ट बन नहीं सकते। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको बाल मन होना, बच्चों जैसे मन हो जाओ आप एकदम। किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से कुछ नहीं। बच्चा मर जाए जैसे जो हरकत करता है उसी तरह से, मतलब बाल मन के हो जाओ और जिज्ञासु हो जाओ। बिल्कुल। तो आपको जिज्ञासा रहेगी तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप गुरु के प्रति समर्पित होंगे, जिज्ञासा होगी और सीखने की ललक होगी, और आप मेडिटेशन करके ध्यान करके मौन व्रत रखें, क्योंकि ये मौन और ध्यान ये एक ही चीज़ के सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए मेरी जितनी भी वर्कशॉप होती है या मैं भी काम शुरू करता हूँ तो पहले मौन ध्यान करके, मौन व्रत करके और फिर मैं काम करता हूँ। बहुत अच्छे विचार हैं आपके कि आपने इतने खूबसूरत विचारों को अपने चित्रकारिता से जोड़ा और बच्चों को भी वही आदर्श देते हुए आप सिखाते हैं। तो बच्चों का हम जानना चाहेंगे रामू जी कि बच्चों का रिस्पांस इस पे कैसा रहता है। लाइक आपने इतनी सारी उन्हें बहुत बारीकी से ब्रश पकड़ने से लेकर एंड ऑफ द पेंटिंग तक उनको सिखाया है, तो रिस्पॉन्स क्या रहा, कितना तक वो हासिल कर पाए, क्या उनकी कुछ कमियाँ रही, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कमियां क्या रहीं या वो कितना सीखें जी, उनके लिए तो मैं अभी यही कहूँगा कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल। मैं तो खुद अभी सीख ही रहा हूँ, तो मैं ये कह नहीं सकता कि वो कितने आगे बढ़े। तो आर्ट फील्ड में जब तक कलाकार जिंदा रहता है तब तक वो सीखता ही रहता है। और दूसरी एक और है कि जब कला जवान होती है तो कलाकार बूढ़ा हो जाता है। तो जब उसको उसकी कला का एंजॉय लेना होता है तब उसको लगता है अब टाइम बहुत कम रह गया, अब मेरे पास कुछ समय और होता तो मैं कुछ और क्रिएशन करता, अब क्रिएशन करने लायक कुछ हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें इस कला को करते करते अपने साथ में एक लाइफ का पार्ट बन जाती है। तो इसलिए हम ये सभी को ये बोलते हैं कि आप जो भी काम करें मन लगा के काम करें और उसको धीरे धीरे सीखते रहें। कभी ये घमंड नहीं करें मैं ये जान गया या मुझे इतना कुछ आ गया, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये कला ऐसी है कि आप सीखने के बाद में अर्थोपार्जन अच्छा होता है जी। ऐसे मेरे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 25-30 सालों में मुझसे सीख करके बड़ा अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और अपनी लाइफ भी चला रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मुझसे सीख करके कोई अपना अर्थोपार्जन कर रहा है, तो ये बहुत गर्व की बात है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर ये सब जानकर, क्योंकि आपको वैदिक चित्रकला में महारत हासिल है। तो हम जानना चाहेंगे इस आज के इस आधुनिकता के दौर में चित्रकला बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम सभी जानते हैं और ये हमारी भारत देश की परंपरा है। तो हमें कुछ भी लिखना होता है, हम आजकल मोबाइल में टाइप करने लग जाते हैं कि हम लिखते भी नहीं हैं उसको पेपर पर। आजकल के हम सभी की ये एक तरीके से आदत बनती जा रही है और आप तो अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से हम तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल। जानना
चाहेंगे सर कि वैदिक चित्रकला का असली अर्थ क्या है, वो आज के इस दौर में कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए समझने के लिए? बात अमेरिका की है, मैं भारतीय पेंटिंग्स वहाँ लेकर गया जो ट्रेडिशनल आर्ट हमारी है। तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय पेंटिंग को वो एशियन आर्ट ही बोलते हैं, पूरा एशिया को एक ही मानते हैं, चाहे वो चाइना की हो, जापान की हो, पाकिस्तान की हो, भारत की हो, कहीं की हो। तो बोले हमें एशियन आर्ट नहीं, हमें यूनिवर्सल आर्ट चाहिए। यूनिवर्सल आर्ट, हाँ, आप अपनी स्टाइल में अपने सब्जेक्ट कुछ क्या मॉडर्न आर्ट में बना सकते हो आप, कुछ कंटेम्प्रेरी कुछ रूप दे सकते हो आप, हमें उसकी बहुत डिमांड है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत ध्यान किया, तब मेरे कुछ चीज़ें निकली कि क्यों ना हम हमारी वेदों से सब्जेक्ट को लिया जाए। जी। तो हमारे वेदों में सारे भगवानों के यंत्र हैं। बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले यंत्रों की एक सीरीज़ बनाई, लक्ष्मी यंत्र, सरस्वती यंत्र, काली यंत्र, हनुमान यंत्र, राम यंत्र, ऐसे करके 27 यंत्र मैंने एक बार शुरू किए। जी। उसके बाद में मैंने वेदों पर कुछ फिगरेटिव काम शुरू किए। वेदों में पंचदेवों का ही महत्व है। उसमें भगवान शिव, उनकी पत्नी माँ पार्वती, उनके पुत्र गणेश, सूर्य भगवान और विष्णु, यहाँ तक लक्ष्मी जी भी नहीं है जी। ये हम जब वेदों की बात करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव वो जब समुद्र मंथन हुआ तब वो उसमें से, तो पौराणिक काल शुरू होता है तब वो चीज़ होती है। तो इन पांचों देवों को लेकर के मैंने चित्रण शुरू किया। तो सबसे पहले वेद क्या है, मैंने कई वेदाचार्यों से बात की, तो उसमें बोले वेद का स्वरूप क्या हो, बनाऊं कैसे। तो उसमें बोले साहब अलग अलग ध्वनि के हिसाब से वेदों के स्वरूप में है। वेद जिसमें गदर का फेस है, अश्व का फेस है, वानर का फेस है और बकरे का फेस है। तो ये घोड़े का फेस वाले हैं वो सामवेद, बंदर के फेस वाले हैं वो अथर्ववेद, जो गदर का फेस है वो है ऋग्वेद जी, और यजुर्वेद जो बकरे का मुंह है। तो ये सारे के सारे वेदों की जो ध्वनि है, जो मंत्र बोले जाते हैं, तो उनके आधार पर, और साउथ में जो ये चित्र मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, तो उसमें उनकी पत्नी को भी बताया गया है, जो खिलौने के रूप में उनकी गोदी में एक बता दिया जी। पहले वेद बना दिया, बोले नहीं इनकी तो भार्या भी साथ में बननी चाहिए। तो उनको बस संबोलिक, हमारे हिंदुस्तान की आर्ट में क्या एक भाव होते हैं, तो उन्होंने छोटी सी बनाई, बोले ये इनकी पत्नी है सब। लेकिन मैंने जब ड्राइंग किया तो वो पूरा बॉडी जो मानव की और फेस चेंज किए, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो पूरी नारी के रूप में हमने दर्शित किया। तो यहाँ से धीरे धीरे मैंने वैदिक पेंटिंग शुरू की। मैंने 27 नक्षत्र हैं, नवग्रह हैं, पंच तत्व हैं, जय पृथ्वी से सूर्य की जो पैरामीटर जो दूरी 108 हमारी गणना में आती है, उन सब चीज़ों को लेकर के हमने किया। और कौन से ग्रह का कौन सा कलर होना चाहिए, कौन से नक्षत्र का कलर क्या होना चाहिए, पंच तत्वों में कैसे किसको रूप में बनाना है, इन चीज़ पे मैंने विशेष स्टडी की और उसके बाद में हमने बनाया। वेदों में भगवान शंकर का बताया कि डमरू बजाने से शब्द और व्यंजन, स्वर और वो शब्द का निर्माण हुआ। हाँ। तो उसके पर मैंने चित्र बनाया। भगवान शिव को नृत्य करते, क्योंकि सारी कलाएं हैं वो भगवान शिव से निकली हुई है जी। तो मेरा फोकस ज़्यादा भगवान शिव पर रहता है, शिव पार्वती पर रहता है। मैंने बहुत चित्रित किया। और कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो भगवान श्री कृष्ण को तो मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, तो उनका भी मैं चित्रण करता रहता हूँ। तो इस तरह से वैदिक चित्रण शुरू हुआ और हमारे ग्रह, नक्षत्र, पंचभूत, हमारे आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड, प्रकृति पुरुष, इनको मैं चित्रित करने लगा मेरे सब्जेक्ट में। जी जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब जानकर सर कि इतने गहन अध्ययन के बाद में आपने अपनी चित्रकारिता को एक रूप दिया है और केवल अपने तक ही नहीं रखा, ये बहुत से लोगों को आपने सिखाया भी है और हम सब इस आपसे काफ़ी चीज़ें सीख भी रहे हैं। हमारी किसी मेहनत को, जिसको हम बचपन से किसी चीज़ पे हम लगे हुए हैं और उसका हमें अगर फल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर हमें उसके लिए सम्मानित किया जाए तो खुशियाँ डबल हो जाती हैं। तो जानना चाहेंगे सर, आपको काफ़ी सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, तो वो दौर कैसा था, कैसा आपने फील किया? फर्स्ट आपका जो अवार्ड था जब आपने अपने हाथों में लिया तो कैसा लगा?
मैंने अब आपको बताया कि फर्स्ट अवार्ड तो स्वामी विवेकानंद जी की उस पर मिला, और उसके अलावा फिर राजस्थान सरकार ने मुझे स्टेट अवार्ड दिया कांगड़ा शैली पर, जिसमें मैंने भगवान कृष्ण का चित्र बनाया था कालिया मर्दन करते हुए। दूसरा मुझे बड़ा सम्मान मिला, प्रणव मुखर्जी ने हमें दिया था नेशनल अवार्ड, जिसमें मैंने और मेरे बड़े ब्रदर गोविंद रामदेव जी ने दोनों ने मिलकर वैदिक पेंटिंग बनाई थी, जिसमें शिव परिवार है, एक तरफ पंच तत्व हैं, एक तरफ सप्त ऋषि हैं, और माँ पार्वती विराज में हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, और उनके वाहन भी हैं। हमारे वेदों में कहा गया कि जो स्वयं भू हैं उन्हीं के वाहन हैं, और पौराणिक जो भगवान हैं उनके वाहन नहीं है, तो उनके वाहन भी हमने चित्रित किए। तो उन पर हम दोनों भाइयों को जॉइंटली नेशनल अवार्ड मिला। और सबसे बड़ा जब घर में सम्मान होता है तो उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो जयपुर राजमाता साहब पद्मिनी देवी जी के हाथों से मुझे सम्मान दिया गया, मेरे ब्रदर को सम्मान दिया गया, तो ये मेरे लिए, हमारे लिए बहुत ही यादगार पल थे। जी जी जी, बहुत ही हमें अच्छा लगता है जब हमारी मेहनत को अगर कोई सम्मानित करे, तो वो दौर, वो खुशियाँ बहुत ही अलग होती है। अभी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने एक जिक्र किया था मेडिटेशन का। जब आप अपनी चित्रकारिता करने बैठते हैं तो हमेशा उससे पहले आप मेडिटेशन करते हैं, तो इसका मैं इम्पोर्टेंस जानना चाहूँगी। देखिए, मैं अभी एक रामायण पर सीरीज़ बना रहा हूँ जी, और 109 पेंटिंग्स मैं उस पर बना रहा हूँ, और रामायण, राम और वाल्मीकि रामायण के साथ में तुलसीदास जी की रामचरितमानस, इन संदर्भ में जो कुछ है उनको पढ़ता हूँ, विद्वानों द्वारा उनके बारे में जो प्रवचन दिए वो सुनता हूँ, और फिर कोई चित्र दिमाग में सोचता हूँ। जैसे रात को मैंने सोचा कि सुबह मुझे उठ के ये चित्र बनाना है। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और राग भैरव सुनता हुआ कुछ चित्र बनाता हूँ, और राग भैरव तक मैं ध्यान करता हूँ पूरी एक राग सुनने। तो जब रात को जो चित्र सोचा है मैंने, और मैं जहाँ बैठ के काम करता हूँ उसको व्यास गद्दी बोलता हूँ, तो उस व्यास गद्दी को प्रणाम करके जब मैं वहाँ बैठता हूँ और ध्यान करता हूँ संगीत सुनते हुए, राग भैरव सुनते हुए, तब उस समय कोई और चित्र आता है। रात को अलग आ गया, सुबह जब बैठ रहा हूँ तो और चित्र। और जब मैंने ध्यान किया तो ध्यान करने के बाद में अंदर उतरना पड़ता है, और अंदर उतरने के बाद आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसके में बहुत ही कुछ नवीनीकरण आ जाता है। जो आप सोच रहे हो उसमें नयापन आता है, उसमें नया सब्जेक्ट निकल के आता है, और तुरंत मुझे ड्राइंग करना होता है। मैंने 25-30 पेंटिंग्स बनाई, उसमें ज़्यादातर अधूरी है, क्योंकि जब मैं बना रहा होता हूँ तो अच्छा ना कोई सब्जेक्ट आ जाता है, तो फिर मैं उस पर ड्राइंग करने लग जाता हूँ। चाहे वो समुद्र पार करने वाला हो, चाहे वो समुद्र सेतु बनाने का हो, चाहे रामेश्वरम का हो, चाहे ताड़का वध हो, इसी तरह से बहुत से जो सब्जेक्ट हैं उन पे जो सब्जेक्ट दिमाग में जैसे आया मैं ड्राइंग करना शुरू कर देता हूँ। तो रात को अलग होता है, जब हम सुबह उठते हैं तब अलग होता है, जब व्यास गद्दी पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं तब अलग होता है। और यही मैं चाहे अमेरिका में क्लासेस लिए हो, चाहे मैंने लंदन में क्लासेस लिए हो, और आज भी मैं सिटी पैलेस में जो हमारा वर्कशॉप चलता है, तो सबसे पहले मैं ध्यान कराता हूँ। ध्यान अगर नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ उतर के नहीं आएगी। प्राणायाम मैं कराता हूँ ताकि वो बाहर का माहौल और जहाँ हम क्लास में बैठे हैं वो माहौल, क्योंकि मैं उसको मंदिर का स्वरूप मानता हूँ जहाँ हम बैठ के चित्रकारी करते हैं, चित्रण करते हैं। अभी हाल ही में 3 दिन पहले जवाहर कला केंद्र में मैंने 17 दिन तक 25 कलाकारों को बुला करके और रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तशती पे, कालिदास जी के ग्रंथ पे चित्र बनवाए। तो उसमें हमने ये कहा कि जो भी आगंतुक आए या कलाकार यहाँ बैठ के काम करेंगे अपने जूते बाहर खोलेंगे। बिल्कुल। एक चीज़। दूसरी, पारंपरिक तरीके से बैठ के काम करेंगे, बाकायदा चौकी होगी, तख्ती होगी, नेचुरल कलर होंगे, खनिज रंग होंगे, और बैठेंगे उसी तरह से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमने लाइव म्यूजिक रखा, चाहे वो जयपुर घराना का ध्रुपद हो, मधु जी को बुलाया। कथक आर्टिस्ट को क्या है, हाथ पाँव के एक्सप्रेशन भी बनाने होते हैं, तो मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। मैंने मेरे हाथ और पाँव बनाने में
उनकी मुद्राओं पे विशेष ध्यान दिया। तो वो कथक के अंदर कौन सी मुद्रा क्या है, किस रूप में आनी चाहिए, वो आंखों के एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए, और नृत्य करते वक्त सम कहाँ आ रहा है, उसका पोज कैसे बन रहा है, वो कथक में। फिर सितार और तबले का वादन होता रहा, बांसुरियों का वादन होता रहा, तो एक अच्छा माहौल बना। जी बिल्कुल। और उसमें जो चीज़ बन के आई वो आज़ादी के बाद जवाहर कला केंद्र में पहली बार, सभी लोग बोल रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा कैंप हुआ जिसमें इतना ज़बरदस्त काम भी हुआ और माहौल भी इतना अच्छा बना पारंपरिक तरीके से। तो पारंपरिक कला पारंपरिक तरीके से बैठ के पारंपरिक सब्जेक्ट को हमने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके वो जो विचार है इतने खूबसूरत, मेडिटेशन करना और अच्छे विचारों से अपनी चित्रकला को जोड़ना, तो ये इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत आते हैं। जी जी। सिटी पैलेस की भी आपने बात करी, तो 28 साल से भी ज़्यादा समय से आप राजघराने से जुड़े हुए हैं जी। तो वो अनुभव हम आपका जानना चाहेंगे। सिटी पैलेस 1997 में हम गए जी, और वहाँ जाने का जो माध्यम बना वो मैंने आपको बताया, रंगरीत की स्थापना की थी 1996 में। जी। तो रंगरीत की मैंने स्थापना ये सोच के की थी कि मैं 5 साल तक समाज सेवा करूँगा, कलाकारों, तो मुझे इसके रिजल्ट आने लगेंगे 5 साल बाद, तो मैं कुछ कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा करूँगा। जी। लेकिन हमने क्लोजिंग सेरेमनी में वहाँ के डायरेक्टर थे यदवेंद्र सहाय, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, और राजघराने के प्रोटोकॉल उन्होंने मुझे सिखाए सारे। उन्होंने जब वो चीफ गेस्ट बन के आए थे हमारे क्लोजिंग सेरेमनी में, तब उन्होंने कहा कि भाई आप सिटी पैलेस आइए, विजिट भी करिए। तो हमने वहाँ जाके देखा, तो हमने रिक्वेस्ट की उनको कि आप यहाँ पर एक ऐसा स्थान बनाएं जहाँ कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करें, वो अर्थोपार्जन भी करें, और आपका जो बिजली पानी का और जो जगह का है वो वाजिब रेट हो वो ले लीजिएगा। ये सीधी सरल सी एक बात कही, और ये बात उन्होंने प्रिंसेस दिया कुमारी जी को बोला जाके, तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने हमें बुलाया और हमें जगह प्रोवाइड की, और एक लाइन की कोई एग्रीमेंट नहीं है। उन्होंने 28 साल पहले बोला आप यहाँ बैठो और बनाओ, और आज भी पूरे राजघराने में, चाहे लेट हिजानेस भवानी सिंह जी साहब, तो उन्होंने ये पारंपरिक कलाओं को शुरू करा दिया। वहाँ हमें जगह जरूर दी उन्होंने। उसके बाद में हमने जयपुर घराने के से निकली हुई कितनी कलाएं थी जी, उनको जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने पारंपरिक चित्रकला मिनिएचर पेंटिंग का वर्कशॉप लगाया। उसके बाद में हमने जोड़ा जयपुर घराने का कथक, उसके बाद में हमने जोड़ा जयपुर घराने का ध्रुपद, और उसके बाद में फोटोग्राफी भी जयपुर का, राम सिंह जी सबसे पहले फोटोग्राफर थे, महाराजा राम सिंह जी, फिर हमने वो जोड़ा। उसके बाद में हमने जो आराइस वर्क जोड़ा, उसके बाद में हमने नाट्य जोड़ा, लोक कलाएं जोड़ी, लोक नृत्य जोड़े। ऐसी तमाम कलाएं जिनकी जड़ें, जिनकी रूट राज परिवार से थी, जो अलग हो गए थे, उनको वापस जोड़ने का प्रयास किया। और आज देखिए 28 साल में अभी ओपनिंग किए, और डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी जी ने उसका उद्घाटन किया, और वो बड़े हर्ष से कह रही थी कि मेरे पिताजी के समय आपने ये कला शुरू की और आज इस मुकाम तक पहुंची है। तो साथ के साथ चूँकि राजस्थान में बड़ी पोस्ट पे हैं, तो हमने एक रिक्वेस्ट भी कर दी कि इन पारंपरिक कलाओं को, जो डाइंग आर्ट है, इनको आगे जीवन देने के लिए, इनको संजीवनी देने के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जाए। तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि आप प्रपोजल लाइए, हम इस और दिशा में काम करेंगे। और अभी बीकानेर के अंदर लोक गायिका हैं, उनके नाम से एक विश्वविद्यालय खोला जा रहा है जिसमें पारंपरिक कलाओं को सपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरह के जो काम हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सिटी पैलेस में जाने के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जी। वहाँ जाने के बाद में आप ये मानिए कि एक ज़मीन पे कलाकार को उन्होंने उठा के आसमान पे बैठा दिया। पूरी दुनिया में मैं घुमा हूँ, केवल वहाँ सिटी पैलेस के थ्रू गया हूँ। VVIP जितने आए उनके थ्रू काम उनसे मिला, तो वो सिटी पैलेस के थ्रू मिला। मैंने मेरी कला में जो ये जो नयापन और ओरिजिनल और मेरे मौलिक जो कृतियाँ मैंने बनाई, वो वहाँ पर हुआ यूँ कि एक कलाकार आया, बहुत बड़ा पैसे वाला भी था और विदेशी था, तो उन्होंने बोला आपकी सबसे बेस्ट पेंटिंग दिखाइए जी। तो वो दौर था 90 और 98 99 के आसपास का। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बेस्ट पेंटिंग्स दिखाइए। हमने दिखाई, तो बोले ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छा काम है, क्राफ्टमैन बहुत है,
क्राफ्टमैनशिप बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बारीक काम किया है, मैग्नम फाइन ग्लास से दिखा रहे हैं आपने, इसमें रूबी एमरल्ड भी लगाए हैं, लेकिन मुझे इसमें कहीं रामू रामदेव नज़र नहीं आ रहा। तो मैं भी एकदम सुट हो गया, जैसे कहना बोलती बंद होना जी। तो बोले ये सब कंटेम्प्रेरी है और कॉपी वर्क और ये ठीक है, लेकिन मुझे रामू रामदेव चाहिए। तो 2008 की बाद मैंने लगातार प्रैक्टिस शुरू की। 18 के अंदर बड़े भाई साहब ने कहा ये लाइन तू पकड़ ले, ये रामू रामदेव है। अच्छा। देखिए 10 साल लगे मुझे। 18 के अंदर भाई साहब, बड़े भाई साहब मेरे गोविंद रामदेव बोले ये लाइन तू पकड़ ले, ये तेरा अच्छा है। तो लाइन में रिदम है, फोर्स है, थीन कहाँ होनी चाहिए, थिक कहाँ होनी चाहिए, ये हमारी जो भाषा है। तो बोले नृत्य करती हुई जो लाइन तुम्हारी आ रही है ये तेरी अपनी एक खास बात है। तो बड़े भाई साहब ने कहा बस इसको पकड़ के रखो, और 8 से 18 तक कंटिन्यू वही चलता रहा। और 18 के बाद 18 तक मैंने घर में 100 पंडित, 50 पंडित, 51 पंडित साउथ से बुलाता था, रुद्री पाठ और सप्तशती पाठ ये कराता था। और वो जब तक पाठ होते थे, जब तक मैं मेरी ब्रश चलती रहती थी, तो वैदिक मंत्रों के साथ मैं मेरी पेंटिंग बनाया करता था। लेकिन 18 के बाद में एक और मुझे ज्ञान हो गया, वो ये हुआ कि हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है शब्द ब्रह्म है। तो मुझे एहसास हुआ कि रेखा स्वरूप है, तो क्योंकि मैं लाइनिंग रेखाओं से करता हूँ, तो अब मैं जो आह्वान जिस भगवान का मैं सोचता हूँ, अब सावन में मैंने सोचा कि मैं विजिया बनाऊँ। महादेव जी भांग नहीं पीते, विजिया पीते हैं, तो वो विजिया है या वो तैयार करूं और भगवान आए और वो मेरे पास बैठ के पिए। तो मैं एक चित्र में बैठा बैठा भांग घोट रहा हूँ, ये विजिया घोट रहा हूँ, और वो भगवान शिव को अर्पित कर रहा है और वो पी रहे हैं। तो एक ऐसा माहौल सा बना है कि भगवान मेरे घर में आके पी रहे हैं। और शिव को किस रूप में मुझे आह्वान करना है, मंत्रों में क्या था, आह्वान करो भगवान प्रकट होते थे, और मैं भी आह्वान करता हूँ, मेरे चित्र के रूप में भगवान वही सब्जेक्ट, वही चीज़, वो आह्वान सामने आ जाता है। और ये जरूरी नहीं 12 महीने चले, ये साल में 2-3 महीने ही होता है कि मेरे पैदा होने के ग्रह नक्षत्र क्या थे, और उस समय उन ग्रह नक्षत्र की स्थिति 12 महीने में कब कैसी होती है तभी। तो इसलिए साल में 3 महीने ऐसे होते हैं, 3 या 4 महीने आपकी लाइफ में भी हुए होंगे कि वो 3-4 महीने में आपने जो कर दिया उसमें इतिहास रच जाते हो। बाकी 8 महीने में आप कुछ भी कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। तो आपके साथ आप जो काम कर रहे हो, आपकी पूरी प्रकृति भी आपका साथ देती है, नेचर सपोर्ट करती है उस समय आपको, तब वो कहीं निर्माण हो पाता है, तब कहीं जाके कोई सर्जन हो पाता है। और सर्जन होने के लिए साधना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ साधना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी पॉजिटिव सोच है और आपके विचार ही इतने खूबसूरत है कि ये सब सुनकर मन कर रहा है कि आपको बस और सुनते ही जाएं। अभी जब पेंटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें आपने पारंपरिक कलर्स का भी जिक्र किया था, तो पारंपरिक कलर्स नेचुरल कलर्स ही होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? पारंपरिक रंगों के साथ में जो उनकी टेक्निक है हम उसका प्रयोग करते हैं, और जो फाइन लाइन ब्रश का हम प्रयोग करते हैं, जो सिद्ध हस्त है, आप अजंता एलोरा में भी देखेंगे तो फाइन उसी तरह से ब्रशों का प्रयोग किया हुआ, किस तरह से शेडिंग। तो हमारा पारंपरिक कलाओं का बहुत पुराना इतिहास है, उसमें लेपिस का प्रयोग किया हुआ, उसमें गेरू कलर का प्रयोग किया हुआ, उसमें काले रंग जो काजल से बनता था, हम जो काला रंग बनाते हैं वो कपूर से बनाते हैं। काजल जो पाड़ करके उसका काजल बनाकर उसमें गोंद मिला करके वो काला रंग उससे बनाते हैं। तो इस तरह से सैकड़ों तरह के रंग हैं। जैसे देसी लाल है, सिंगड़ू बोलते हैं, सिंगरप जैसे बोलते हैं, उसमें मरकरी होता है, मैंसिल है, हरा बाटा है, ताबकिया हड़ताल है, सीनेबार है। इस तरह से बहुत सारे कलर हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, और फाइन लाइन ब्रश का हम प्रयोग करते हुए हमारी पेंटिंग बनाते हैं। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको सुनकर कि किस तरीके से आप बारीकी से अपनी चित्रकारिता को आगे लेकर जा रहे हैं, लोगों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। क्योंकि समय की अब हमारे पास में पाबंदी है, लेकिन आपसे कुछ और बातें मैं करना चाहूँगी, जानना चाहेंगे सर, कोई ऐसी विदेश यात्रा हो जहाँ पे कोई ऐसा किस्सा हुआ हो आपके साथ में जो हम सब को आप बताना चाहें? बिल्कुल हुआ है। हम जब शिकागो में थे जी, तो अब चूँकि ज़्यादा कुछ इधर उधर जानते नहीं थे, और पेंटिंग्स का एक जो वर्कशॉप लगा हुआ था, तो वहाँ अमेरिकन चाहते हैं हम एक्सपर्ट हैं, हम ज़्यादा जानते हैं, वो ये जो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई जो रामू रामदेव ये बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं, तो आप वो फ़ीस लिया करते थे कुछ, तो बोले फ़ीस वापस कर दीजिए। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं।
उनको एक बार भेज दो, फीस दे दो उनको। तो मैंने कहा भाई आप क्या, बोले ये रंग वंग ये तो हमें सब पता है, लाइनिंग कैसे करते। तो मैंने कहा यहाँ बैठो आप, टाइम घड़ी में देख लो आप। मैंने एक लाइन करी, 15 से 20 सेकंड लगे, और मैंने कहा मैं नेक्स्ट ईयर आऊँ ना तब ये बना के बता देना मेरे को। तो ये भारतीय कला है। और उसके बाद में 7 दिन का वर्कशॉप था, उसने सर उठाया नहीं और उसी लाइन पे लगी रही। लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये ज़बरदस्ती नहीं है, ये तो गुरु के प्रति समर्पण होगा तभी सीखेंगे। तो ये बड़ा हमारे लिए रोचक रहा। और मेरे साथ मेरे ब्रदर श्यामू रामदेव साथ रहे, उनसे छोटे हेमंत रामदेव हैं। तो हम गोविंद रामदेव, मैं और चारों मिलकर के हम काम करते हैं, चारों नेशनल अवार्डी है। और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसी फील्ड में है, चाहे वो पीयूष रामदेव हो, मोनिश रामदेव हो, प्रतीक रामदेव हो, या फिर यामिनी हो, राधिका हो, ये सारे सारे बच्चे हमारी कला को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका परिवार आपके साथ में है और सभी इस कला को सराहने के लिए और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हैट्स ऑफ सर आपको और आपके परिवार को, जिन्होंने आपका साथ दिया बचपन से लेकर अभी तक। क्योंकि सर समय की हमारे पास में पाबंदी है, हम चाहते हैं कि एक हमारा जो आज का यूथ है उनको आप कुछ बताएं, कैसा मैसेज दें जो हमारी कला, संस्कृति, परंपरा, हमारी धरोहर है उसको सराहने के लिए और भी आगे बढ़े और भी कोशिश करें। तो एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज हो जाए सर। बिल्कुल। मैं शुरुआत करता हूँ बच्चों को बताने के लिए, जो आर्ट स्टूडेंट्स है या यूथ को बताने के लिए, कि हमारे जयपुर राज परिवार के महाराजा पद्मनाभ सिंह जी हैं, वो विदेश घूमते रहते हैं। तो उनको विदेशी कल्चर बड़ा लग रहा था उस समय, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जब विदेश में जाके देखा कि हम सोने की माइन पर बैठे हुए हैं, सोने हीरे डायमंड की खाइन पर बैठे हुए हैं, इतनी हमारी कला की विरासत है। इसलिए आप लोगों को बताएं कि विदेश में जाने के बजाय हमारी भारतीय कला, संस्कृति और हमारे धर्म, हमारे संस्कार, इन पे आप विशेष ध्यान दें। और उन्हीं को अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आपका जीवन तो सुधरेगा ही, आपके आने वाली जनरेशन का भी जीवन सुधरेगा। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण होते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, उनका आदर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि इस धरती पे सबसे बड़े कोई भगवान है तो आपके माता पिता हैं। माता पिता की सेवा करिए, फिर गुरु के प्रति समर्पित रहिए, और हमारी धर्म, कला, संस्कृति, साहित्य है उनका आदर करते हुए आगे बढ़े। यही आप लोगों को मेरा मैसेज है। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत मैसेज सर आपने दिया है। माता पिता से बढ़कर तो हमारे जीवन में कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि हम सब जब सुबह निकलते हैं तो उनके चरण स्पर्श करके निकले और उनका आशीर्वाद हमेशा पाकर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमसे जुड़े और धरती दोरारी के इस मंच पे आप आए और हमें बहुत सा सब कुछ बताया हमें आज अपनी वैदिक कला के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं दूरदर्शन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, धरती दोरा की इस कार्यक्रम में मुझे मौका दिया और मैं अपनी बात कला प्रेमियों तक पहुंचा पाया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमारी मुलाकात हुई एक बड़े ही उम्दा आर्टिस्ट से, वैदिक चित्रकारिता में जिनको महारत हासिल है। दोस्तों, भारत जो देश है वो कला, संस्कृति, धरोहर, परंपरा से समृद्ध है। हम एक समृद्ध देश हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि आप सभी हमारा जो आर्ट कल्चर है, हमारी परंपराएं हैं, उनके लिए आगे कुछ ना कुछ कार्य करें। जो आज का यूथ है वो स्पेशली जिनका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, वो इस फील्ड को और भी आगे लेकर जाए और अपने सपनों को साकार करिए। तो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त लेते हैं। अगले कार्यक्रम में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बबीता प्रधान को। नमस्कार।